नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। एक अंतराल के बाद हमारे साथ व्यालोक पाठक जी हैं। व्यालोक जी का सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। व्यालोक जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरी जय सिया राम। दर्शकों, व्यालोक जी छठ मनाने और दीपावली इन दोनों का सम्मिलित आनंद ले रहे थे और बिहार प्रवास पे थे। इस बीच दर्शकों कई सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिन घटनाओं से आप वाकिफ हैं। प्रारब्ध के इस मंच पर लगातार उस पर वीडियोस आ रहे हैं। लेकिन हम बात आज करेंगे एक बार फिर इंडी अलायंस की। इंडी अलायंस की बात इसलिए करेंगे कि जो अलायंस बनने से पहले ही बिखर गया, और ये बिखराव सबसे पहले शुरू हुआ बिहार से। बिहार से, जब आपको याद होगा, बॉम्बे के दूसरी जो इंडिया अलायंस की और अब तक की मतलब वही एक मीटिंग रह गई पटना के बाद, वहां से जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार वापस आए तो ये साफ साफ पता लग गया कि नीतीश कुमार जो हासिल करने गए थे इंडिया अलायंस में, जो सोच के रखे थे, वो सपना उनका बिखर गया था। और वहीं से एक दूरी इंडिया अलायंस के प्रति नीतीश कुमार यानी बिहार से शुरू हुई। ये मामला बिहार के पड़ोसी राज्य यानी उत्तर प्रदेश में आया, और उत्तर प्रदेश में आया तो ये रायता और ज्यादा फैल गया, और इसको कहिए ना कि बहुत ज्यादा तरीके से फैल गया। आप सभी ने देखा होगा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। उस चुनाव में कहीं भी इंडिया अलायंस दिखाई नहीं दे रहा है, यानी इंडिया अलायंस का कोई इस तरह का समझौता काम नहीं आ रहा है, ना वो जमीन पर उतरता हुआ दिख रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं रही। जब उत्तर प्रदेश में मामला आया दर्शकों, तो अखिलेश यादव स्वनामधन्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने आप को उत्तर प्रदेश का स्वाभाविक मुख्यमंत्री मानने वाले अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस ने बड़ा मजाक किया, और ये मजाक इसके साथ हुआ मध्य प्रदेश में। अब देखिए, इंडियन अलायंस जो कि ऑल इंडिया लेवल पर मोदी के सामने खड़ा होता हुआ दिख रहा था, या अपने आप को खड़ा होते हुए दिखाना चाह रहा था, इसका बिखरना से शुरू होता है। बात हो रही है उत्तर प्रदेश में बिखर की, लेकिन होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी एग्जिस्टिंग एमएलए थे, कांग्रेस के साथ समझौते में प्रदेश के नेताओं यानी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने साफ साफ तो अखिलेश यादव को ठेंगा दिखा दिया। या और अखिलेश यादव ये कहने तक को मजबूर हो गए कि साहब हमको 1:30 बजे रात तक जगा दिया और उसके बाद ठेंगा दिखा दिया। तो अब उत्तर प्रदेश में ये साफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज 2024 में खड़ा होने नहीं जा रही। आइए चलते हैं व्यालोक जी के पास। व्यालोक जी, तमन्नाएं, आरजू, ये सब पहले ही बिखर गए, इससे पहले कि कुछ होता। अब उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे 2 बड़े राज्य, हिंदी भाषी राज्य, जहां से चुनाव एक शेप पाता है लोकसभा का, वहां इंडिया अलायंस में ये जो शुरुआती पलीते लगे हैं, और उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरा बम ही फूट गया है, रोज ही फूट रहा है। तो ऐसे में मुझे एक चीज, इंडिया अलायंस का क्या होगा ये अलग इशू है, मुसलमान वोटों का क्या होगा? एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ सपा। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, बिहार की बात करूं, तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए और दूसरी तरफ आरजेडी और जेडीयू। इन दोनों के बीच में उत्तर प्रदेश बिहार के नमूने, यानी उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, तो अब्दुल भाई कहां जाएगा? और क्या ये सब अब्दुल भाई को घेरने, चमेटने और चिपकाने के लिए ही हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले दर्शकों को मैं बता दूं कि मैं अभी भी बिहार में ही हूं और अगले 2 दिन और रहूंगा यहाँ। सबसे पहला बयान हमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लेना चाहिए। नहीं, वो सदन वाला नहीं, जिसमें वो जीव विज्ञान पढ़ा रहे थे, वो उस बयान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब अंदर वाला बयान नहीं, बाहर वाला बयान आप लेंगे? हाँ, अंदर वाला नहीं, बाहर वाला बयान लेंगे। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस वाले तो अभी बिजी हैं 5 राज्यों के चुनाव में, उसके बाद देखा जाएगा। नीतीश कुमार जैसे मजे हुए राजनेता का एक एक शब्द, एक एक वाक्य मायने रखता है, चाहे वो सदन के अंदर कहें, बाहर कहें, अंदर की बात बताएं, बाहर की बात बताएं, या कुछ भी बताएं, वह कुछ भी बिना सोचे समझे, बिना एक रणनीति के नहीं कहते हैं। इंडिया अलायंस के लिए सबसे अधिक मेहनत उन्होंने की थी, यह हम सभी जानते हैं। उन्होंने समय समय पर दौड़ भाग करके, लगभग वो पिछले 1.5 साल से लगे हुए थे, और यह मुझे नहीं लगता कि यह विषधर राहुल गांधी के बूते की बात थी कि वो सुदूर दक्षिण में भी एका करवा ले जाता
या फिर एनसीपी के शरद पवार को भी मना ले जाता है या कुछ भी। तो इतना श्रेय तो नीतीश जी को देना चाहिए कि वो अपनी मेहनत से, या फिर ममता बनर्जी ही, ममता बानो को भी अगर राहुल मनाने जाते तो शायद ममता बानो नहीं मानती, लेकिन नीतीश कुमार के साथ वह न केवल इस फ्रंट में शामिल हुई बल्कि उन्होंने ही यह सलाह भी दी कि कांग्रेस से बचने के लिए आप पहली मीटिंग इसकी बिहार में करवाएं। आप सोच लीजिए कि जो एक सो कॉल्ड दोस्ती की बुनियाद रखी जा रही है, उसमें एक दोस्त से ही उसके पार्टनर्स किस कदर डरे हुए थे। तो मैं जो विषधर कहता हूं, वो विषधर और उसकी पार्टी अपने साझीदारों की नजर में कैसी है कि उन्होंने कहा कि पहली मीटिंग दिल्ली में मत करो, पहली मीटिंग बिहार में करो। और दर्शकों को याद दिला दूं, आपको याद होगा कि बिहार की मीटिंग में सब कुछ ठीक रहा था, लेकिन जैसे ही ये लोग बेंगलुरु और मुंबई पहुंचे हैं वैसे ही रायता बिखरने लगा है। और अभी 5 राज्यों के चुनाव में तो पूरा रायता बिखर गया। इसी के साथ मैं और आप जो इंडी अलायंस कहते हैं, इस पर मैं अपने एक कुल कलंक, जेएनयू मेरा कुल है और उसका एक कलंक है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे या फिर लड़की के सामने अश्लीलता फैलाने के जुर्म में बाकायदा यूनिवर्सिटी से दंडित भी हो चुका है, लेकिन आज वो कांग्रेस का एक बड़ा नेता है। उसका नाम है कन्हैया कुमार। उसको मैं किसी और नाम से पुकारता हूं, लेकिन मैं इस मंच पर उसका वो नाम नहीं लेना चाहता और आगे भी उसका नाम नहीं लूंगा। एक बार ले लिया, वो उसी से मेरी जुबान गंदी हो। बहरहाल वो इतना बड़ा मूर्ख है कि वह बीजे पार्टी कहता है, और ऐसी मूर्खता बहुत सारे लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग इंडी अलायंस कर रहे हैं या फिर जागरण जैसा अखबार INDIA लिखता है। उसके जवाब में ये कुतर्की मूर्ख बीजे पार्टी करते हैं। भैया मुझे ये बताओ कि बीजे पार्टी कहते हो तुम या बीजेपी कहते हो? बीजेपी तो हमेशा से चला आ रहा है, भाजपा हमेशा से चला आ रहा है। आप जब नामों का संक्षिप्तीकरण करते हैं तो पहला शब्द लेते हैं, राइट? तो उसी तरह आपके जो गठबंधन है, इंडियन इंक्लूसिव और पता नहीं क्या क्या, नेशनल डेमोक्रेटिक, व्हाटएवर, उसका पहला शब्द है आई, दूसरा है एन, तीसरा अक्षर है डी, फिर आई, फिर ए। तो उसको INDIA ही अलायंस कहा जाएगा ना, जैसे AIADMK कहा जाता है। डेंगू, मलेरिया, कोरोना को DMK ही कहा जाता है, उसको दमक नहीं कहते हैं। या फिर हिंदी में उसको कहते हैं तो द्रमुक कहते हैं, द्रविड़ मुनेत्र कशगम, तो द्रमुक हुआ। अन्ना द्रमुक मतलब अन्ना द्रमुक, है ना? उसको फिर AIADMK को अन्ना द्रमुक कहते हैं हिंदी में। तो उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को जब आप संक्षिप्त लिखेंगे तो भाजपा लिखेंगे या बीजेपी लिखेंगे। ठीक बात। भारत का जो पर्याय है इंडिया, दैट इज भारत, तो इंडिया एक संपूर्ण शब्द है। वह चाहे कितना ही मानहानि परक हो, चाहे कितना ही आत्महीनता का बोध कराता हो, लेकिन वह अगर नाम है तो वह एक सिंगुलर इकाई है। उसके हर एक अक्षर का अलग अलग मतलब नहीं है। लेकिन ये कुल कलंक, मेरी यूनिवर्सिटी का कलंक, ये बीजे पार्टी कहता है। अब ऐसा मूर्ख उस विषधर के साथ घूमता है, उसका दाहिना हाथ है, और ये लोग कांग्रेस को उबारने में लगे हुए हैं, तो क्या होगा सो आप ही जानिए। ठीक बात। और इसीलिए व्यालोक जी, मैं इंडी अलायंस कहता हूं, इसलिए कि इस इंडिया जो इन्होंने अपना नाम रखा है उसके लास्ट में अलायंस है, अलायंस है जी, अपने आप में कंप्लीट शब्द है। तो इंडी तक हम ले आते हैं उनका जो कुछ भी है, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक दिस एंड दैट, और उसके बाद अलायंस। तो मैं इसको हमेशा अलायंस कहता हूं। मुझे लगता है कि भाषा की जितनी जानकारी मुझ तक है तो उस हिसाब से मैं सही कहता हूं। अच्छा, आपने बहुत सारी बातें की, आपने अपने प्रिय 2 चरित्रों तक बात की, आप राहुल तक गए, आप कन्हैया तक गए, लेकिन हमारे अब्दुल को आपने बिल्कुल दरकिनार। मैं अभी आ रहा हूं। अच्छा, मैं अभी उसी पर आ रहा हूं कि देखिए, ये तो शुरुआत में ही
रायता बिखर गया। अभी बिहार में पिछले 3-4 दिनों से स्थिति यह है कि बिहार में आपस में ही सरपुटौल जारी है। आप इंडिया अलायंस को भूल जाइए, अभी तो जो जेडीयू और आरजेडी के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है और उसमें नीतीश कुमार गुस्सा गए हैं। नीतीश कुमार ने आरजेडी के एक मंत्री को सार्वजनिक तौर पर लताड़ लगाई और कहा कि यह आपके अकेले का काम नहीं है, जो आप नौकरियों देने के मामले में या फिर जो तेजस्वी यादव चढ़ बढ़ के कह रहे हैं कि यूपी से भी लोग नौकरी लेने आ रहे हैं और हमने इतनी नौकरियां दे दी। उनके बाबूजी जो चारा घोटाला कर गए थे उससे पैसा निकाले और अपने घर से देंगे। तो अभी तो इंडी अलायंस के आपस को छोड़िए, बिहार में जो सत्ताधारी गठबंधन है अभी तो उसी में सरपुटौल है। अब अब्दुल की बात बिहार में करने से पहले मैं जरा यूपी जाना चाहूंगा। आइए आइए, स्वागत है, जो मेरा घर भी है। तो उत्तर प्रदेश में क्या मामला हुआ है कि ये जो आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया थोड़े तने तने नजर आ रहे हैं, उसका मध्य प्रदेश से बहुत लेना देना नहीं है। आप इस बात को समझिए। मध्य प्रदेश में 25 सीटों पर जरूर समाजवादी पार्टी ऐसा असर रखती है कि वो 5-6 हजार वोट लाके गणित बिगाड़ सकती, लेकिन वह 25 सीटें 30 सीटें जीत जाएंगी ऐसा भी उसका असर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब से विषधर 18वीं बार या शायद 23वीं बार लॉन्च हो रहा है इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में, मुझे लगता है कि शायद 18-19 बार तो लॉन्च हो चुका है, तो ये 23वीं 24वीं बार होगा। तो जब से वो लॉन्च होने लगा है उन लोगों को मुगालता हुआ है और यूपी में इन्होंने अजय राय को दी जिम्मेदारी, और अजय राय के रूप में इनको लग रहा है कि जैसे एक सर्वगुण संपन्न नेता मिल गया है, जो जुझारू है, जो फलाना है, जो फॉरवर्ड को अपने साथ ले लेगा, बैकवर्ड तो अपने। देखिए, कागज पर तो गुणागणित करने में कोई मेहनत नहीं लगती है ना। अजय राय आ गए फॉरवर्ड के, चलो जी हाँ ठीक है, फॉरवर्ड सारे आ गए, कांग्रेस के पुराने ब्राह्मण वामन थे ही तो वो भी हो गया, और बाकी तो हम लोग अपना दलित पिछड़ा और मुसलमान गठबंधन है ही। तो अगली बार इस मूर्खता तक भी लोग सोच सकते हैं कि अगली बार यूपी में कांग्रेस सरकार भी बना लेगी। मूर्खों को पैसे दे देने चाहिए, अक्ल नहीं देनी चाहिए। बहरहाल, तो कांग्रेस ने यूपी में अपना फुटवर्क तेज किया है। कैसे तेज किया है कि जब आजम खान गिरफ्तार हुए तो अजय राय ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। इससे पहले कि अखिलेश कर पाते कुछ, सबसे पहले अजय राय पहुंच गए। उसके बाद अजय राय उनसे मिलने भी चले गए। उसके बाद अजय राय ने तमाम कांग्रेस के अब तक के जितने भी पूर्व विधायक, सांसद, मंत्री संतरी और जो किसी दूसरे दल में अभी नहीं गए हैं या दूसरे दल से आ चुके हैं, सबको बुलाया था लखनऊ में। और लखनऊ में उन्होंने बाकायदा अपने तेवर भी दिखाए, हनक भी दिखाई, पुलिस वालों से ऊंची आवाज में भी बोले, और उस दिन उन्होंने कांग्रेसियों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस अब स्ट्रेचर से उठ गई है, आईसीयू से निकल के, और अब हम लोग चलने लगेंगे। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस आईसीयू से, मान लीजिए कि मैं मान भी लूं कि निकल गई है, हालांकि वो निकली विकली नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूं, चलिए आपकी खुशी के लिए। आईसीयू से निकला व्यक्ति 2 दिन में दौड़ने तो नहीं लगता है, उसको तो पहले 6-7 महीने खिलाना पिलाना पड़ेगा ना। ठीक बात। और ये राजनीति है, जहां की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। बिहार और यूपी की राजनीति अब, सबसे बड़ी बात है कि अब वह ओबीसी चालित है। वहां आप उस वर्ग को दरकिनार कर नहीं कर सकते, और स्टीयरिंग व्हील हमेशा उन्हीं के हाथ में रहेगी। यूपी में अभी एक अपवाद आए हैं क्योंकि वो योगी हैं, उनकी कोई जाति नहीं है, तो चलो भाई, और योगी का अपना एक कल्ट है, और योगी सर्वमान्य थे, उनके नाम पर कोई भसड़ नहीं हुई, कोई बवेला नहीं मचा, इसलिए योगी हैं। अन्यथा तो यहां भी कमान किसी ओबीसी नेता के हाथ में ही जाती। दूसरी बात कि उसके बाद जितने ओबीसी नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है, कांग्रेस की पूरी कवायद अब्दुल को अपने पाले में लाने की है।
क्योंकि मुसलमान कई बार इस बात का मुजाहिरा कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी उनके हितों का रक्षण नहीं कर पा रही है। हालांकि यह बड़ी अजीब बात है कि कौन से हितों का रक्षण, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रति एक तरह की मायूसी छा रही है। जिस तरह स्वर्गीय या जहां कहीं भी होंगे अभी जो अखिलेश जी के बाऊ जी मुलायम सिंह यादव, वह जिस तरह पूरी कट्टरता से हिंदू विरोध पर उतरते थे या पूरी तरह से मुस्लिम परस्त थे, अखिलेश कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ जाते हैं, या शायद दोनों को साधने के चक्कर में वह कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे वह बात पूरी नहीं होती है। जी, आप बीच में कुछ बोल रहे थे। जी बिल्कुल। मैं दो जगह आपको टोकूंगा। एक तो अजय राय पर टोकूंगा। कांग्रेस ये समझ रही है कि अजय राय के रूप में उनको एक डायनेमिक और ऊर्जा से भरे स्फूर्तिदायक नेता मिल गए, जुझारू नेता मिल गए, लेकिन अखिलेश दूसरी तरफ उनको चिरकुट कह के निकल जाते हैं। बहरहाल बात जो अभी आपने कही कि अखिलेश यादव, उनके पिता जिस तरीके से कट्टर हिंदू विरोध कर जाते थे, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए एक्सट्रीम तक चले जाते थे, यहां मुझे थोड़ी सी आपकी बात पे इसलिए टोकना बनता है कि मुझे जहां तक लगता है कि जुबानी जमा खर्च और जुबानी बदतमीजी, अगर मैं कह दूं राजनीतिक जुबानी बदतमीजी, तो इसमें अखिलेश यादव अपने पिता से कई हाथ आगे निकलते हुए दिखाई देते हैं। और जब आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो जो है उतना ज्यादा कट्टर जो है वो मुसलमानों के साथ नहीं खड़े हो पाते हैं या चूक जाते हैं, तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य क्या हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य उनके पार्टी के महासचिव हैं, और वो मुंह से जो है जो अपना विष्टा वमन करते हैं सनातन और हिंदुत्व के खिलाफ, तो वो तो उनको बैठा के चाय पिलाते हैं। तो ये रणनीति, और ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है कि मुसलमान वोटों के इर्द गिर्द कांग्रेस और सपा ये दोनों जूझती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, ऐसा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो या उस तरह के जितने भी नेता प्रणेता हैं, अखिलेश यह बात समझ चुके हैं कि सपा को यादवों की पार्टी मान लिया है जनता ने। वो है नहीं है इस डिबेट में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक बात। जनता ने यह मान लिया है कि समाजवादी पार्टी मतलब यादवों की पार्टी। आप पिछले एक साल से अखिलेश की हरकतें देखिए, अखिलेश की कार्रवाइयां देखिए। वह ओबीसी वोट बैंक को कैटर करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक स्वामी प्रसाद मौर्य पाल लिया कि चलो तुमको जो देना है दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, और उस हिसाब से अगर मुसलमान वोट भी सज जाएं। मैं ये कह रहा हूं, आपकी बात बिल्कुल, मैं उस बात से सहमत हूं कि अखिलेश जुबानी जमा खर्च किया। अखिलेश वह मुख्यमंत्री थे जिनके शासनकाल में बनारस में बड़े बड़े बैनर लगे कि होली के दिन मत निकलिए, इसमें छेड़खानी होती है और क्या क्या होता है। तो हिंदू विरोध में तो उन्होंने ये भी किया हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि परसेप्शन की जो बात होती है, जब 14% जनता, 15% जनता एक मुश्त वोट देती है जिसका एकमात्र लक्ष्य है भाजपा को हराना। ध्यान रहे कि मुसलमानों का कोई भी कंस्ट्रक्टिव, कोई भी पॉजिटिव एजेंडा पूरे देश में कहीं भी नहीं होता है। बिल्कुल सही बात। उनका एकमात्र एजेंडा होता है कि भाजपा को हराओ, और जहां वो भाजपा के साथ नहीं है वहां उनका एजेंडा होता है कि हमारा कौन सा आदमी है या हमारे लिए कौन सा आदमी खड़ा है। इसके अलावा मुसलमान वोटर ना कुछ देखता है, ना सुनता है, ना करता है, क्योंकि अभी तक देश में शरिया लागू नहीं है। जब तक प्रजातंत्र का खेल चलेगा तब तक मुसलमान ये करने को मजबूर है, या फिर जब तक उसकी संख्या 40% नहीं हो जाती है, क्योंकि 40% के बाद वो प्रजातंत्र को रहने नहीं देगा। इस्लाम, आप देख लीजिए कहीं का भी इतिहास उठा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश का परसेप्शन ऐसा बना है, अखिलेश ऐसे हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक बात, लेकिन मुस्लिम वोटर्स के बीच ऐसा परसेप्शन बन गया है। अब इतिहास में 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, बहुत सारे कारनामे किए उन्होंने, काम किए, कारनामे किए, बहुत सारे टोटियां उखड़ी, बदली गई, क्या क्या सब हुआ। लेकिन एक बार जब आपका परसेप्शन बन जाता है, दूसरे उन्होंने अपने कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगवा दी, उन्होंने कुर्मियों को स्थान देना शुरू किया, उन्होंने पासियों को स्थान देना शुरू किया। आप उनकी कार्यकारिणी देखिए तो वो
अदर ओबीसीज देन यादव्स, उनको भी अपने पाले में समेटने की कोशिश कर रहे हैं। यह दीगर बात है कि अभी भी यादव ही सर्वाधिक प्रभावशाली हैं, अभी भी यादव ही सब कुछ हैं, लेकिन अखिलेश ये कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखिएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा बवेला है, क्योंकि एक जो खिलाड़ी है उसकी बात हम लोग कर ही नहीं रहे हैं, और वो है जयंत चौधरी। इंडी अलायंस की भसड़ के बीच उन्होंने कह दिया है कि 15 सीट पर हम लड़ेंगे। अब क्या वही, अगर 15 सीटों पर वो लड़ते हैं तो बचेगी कितनी सीटें? 65 सीटें बचेंगी। 65 में कांग्रेस दावा कर रही है कि 30 सीट, जिस पर अखिलेश जी ने कहा भी कि पहले 30 प्रत्याशी का नमूना दे दो, तुम्हारे यहां से जो लड़ने को तैयार हो जाए, और जो जीतने की बात छोड़ो, तुम्हारे पास 30 कैंडिडेट हैं, इसकी लिस्ट दे दो। भाई बदतमीजी में तो अखिलेश हो, विषधर हो, ये नई जमात जो है, बदतमीजी में तो अपने बाप दादाओं के बाप दादा हैं। तो अखिलेश ने कम बेइज्जती नहीं की है कांग्रेसियों की। जब ये पूरा हल्ला हुआ कि भाई एमपी में मुझे नहीं दिया गया, फलाने में नहीं दिया गया, तो अखिलेश ने यही कहा कि आपके पास 30 आदमी हैं क्या जो कांग्रेस का झंडा लेकर और खड़े हो जाएं, कहें कि हाँ हम चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द हो सकता है बहन जी की भी लेटरल एंट्री हो जाए इस सो कॉल्ड इंडी अलायंस में। अखिलेश को वो डर भी है, इसलिए वो पहले से ही इतना आक्रामक रुख बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर बहन जी आएंगी तब तो ये तय हो गया कि 30 सीट से ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि 30 सीट बहन जी, 30 सीट, बहुत से बहुत 35 सीट समाजवादी पार्टी, अगर बहन जी मान गई तो फिर जयंत भी जाएंगे, कांग्रेस भी जाएंगी, और तमाम लोग चले जाएंगे, 2-2 सीट पर, 1-8 सीट पर होगा। अच्छा, इसके अलावा जी नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट करें फिर। हाँ, इसके अलावा भीम आर्मी है। भाई अगर मान लीजिए 3 बड़े दलों में समझौता हो गया कि चलो कांग्रेस को हमने 10 सीट दे दी, 5 सीट रालोद को दे दी, और बाकी सीटों पर सपा लड़ गई, तो भी ये जो छोटे मोटे मन के तन के भुनगे हैं, ये भी तो कहीं से लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात। तो जैसे ये भीम आर्मी है, ये किसके कोटे में जाएगी? ये जाएगा सपा के कोटे में। जैसे वो संजय चौहान है, छुटभैया नेता, वो भी लड़ेंगे, 1 सीट उनकी भी है, तो वो किसके खाते में जाएंगे? तो या तो कांग्रेस जाएंगे या समाजवादी पार्टी जाएंगे। इस तरह से यूपी में 5-10 प्लेयर हैं जो 5-6 सीटें खाने की कवायद कर सकते हैं। अब अभी तो राजभर बीजेपी में आ गए हैं, अंतिम समय तक क्या वो गुल खिलाएंगे किसको पता है। उसी तरह बीजेपी के भी बहुत सारे लोग हैं, निषाद पार्टी के लोग हैं, अभी जिसके साथ हैं चुनाव तक रह जाएं कौन जानता है। फिर उधर खमेरावादी पार्टी है, सोनेलाल पटेल हैं, बहुत सारे, मतलब आप यूपी और बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत घालमेल है। बिल्कुल ठीक है, तमाम घालमेल है, लेकिन एक जो घालमेल इस समय दिखाई दे रहा है कांग्रेस और सपा के बीच में, और वो भी यूपी, खास यूपी को लेकर, तो कांग्रेस, एक चीज आपने देखा ना, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो मुसलमान वोटिंग पैटर्न है वो केवल इस बात के लिए होता है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन सा कैंडिडेट हटाएगा या हराएगा, उसके पीछे वो चले जाते हैं। 2014 में पहली बार एनडीए और भाजपा इस प्रचंड बहुमत के साथ आई, 2019 में फिर आई, 2024 में भी माहौल ऐसा ही दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं, ये हम आप के कहने की बात नहीं, एक जनरल, क्योंकि राजनीति में परसेप्शन बहुत बड़ा गेम होता है। क्या आपको जो अखिलेश यादव के मुसलमान वोटर की दूरी देखी जा रही है और एक उसका डिटैचमेंट देखा जा रहा है सपा के साथ, वो इस वजह से भी है कि बीइंग अ वेरी स्मार्ट वोटर, मुसलमान अब ये समझ गया है कि साहब हम सपा को अगर यूपी में जिता भी दें, अगर हम आरजेडी को फलानी जगह जिता भी दें बिहार में, अगर हम फलाने को क्षेत्रीय पार्टी को उस प्रदेश में जिता भी दें, तो इससे हमारा नरेंद्र मोदी को दिल्ली से हटा पाने
क्या गेम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में कम से कम वो इस बात को लेके सोच सकता है कि भाई कांग्रेस की प्रेजेंस नेशन वाइड है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, वास्तविक राष्ट्रीय पार्टी है, केवल चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन के तौर पर नहीं राष्ट्रीय पार्टी है। उसके संगठन का हर जगह पहुंच है और उपस्थिति है, कम से कम मरी हालत में, वो अलग बात है। क्या मुसलमान वोटर इस बात को लेके पैन इंडिया संगठित होने का प्रयास कर रहा है कि चलो कांग्रेस के पास चलते हैं अपना सारा वोट लेके, और कांग्रेस अगर किसी को साथ ले लेती है तो नरेंद्र मोदी को हटाने वाला काम हो जाएगा? क्या ऐसा लगता है? और उसी के ये शिकार हो रहे हैं, चाहे अखिलेश हो चाहे और हो दूसरे अलग अलग प्रदेशों में। नहीं नहीं, देखिए, मुसलमान वोटर चूंकि कट्टर होता है इसलिए वो स्मार्ट नहीं होता है। अच्छा। जो व्यक्ति या जो समाज कट्टर होगा वह दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है। इस्लाम वैसे भी बंद दिमागों का खेल है, और इस्लाम में वैसे भी तर्क की और इसकी गुंजाइश नहीं है। तो ये तो बिल्कुल तुकबंदी होगी जो बात आपने कही है कि वो इतना गहरे जाकर और सोच सके। जैसे वो हैदराबाद में, तेलंगाना में ओवैसी को जिताएगा ही जिताएगा, वो केरल में मुस्लिम लीग को जिताएगा ही जिताएगा, चाहे जितनी भी सीटों पर जिताए। वो असम में बदरुद्दीन अजमल को कुछ सीटें दे ही देगा। और जहां तक बात है एक नेशनल लेवल पर लड़ने की, तो ये सबको पता है कि यूपी में 80 सीटों पर अगर मान लीजिए कांग्रेस अपने कैंडिडेट खड़े भी कर पाती है तो भी जीतेगी कितने? और सपा के कम से कम चांसेस तो हैं कि 80 सीटों पर वो खड़ा कर दे, 40 सीटें जीत ले, 10 सीटें जीत ले। जी, लेकिन एक उदाहरण है, 2019 का उदाहरण है। बिल्कुल है। अगर बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कोई सबसे चमत्कारिक पॉलिटिकल गठबंधन बन सकता था तो वो सपा और बसपा का मेल हो सकता था, जो कि लगभग असंभव था। लेकिन उस असंभव को संभव करने के बाद भी स्थिति क्या रही, तो ये उदाहरण तो वो देख चुका है। ये उदाहरण देख चुका है, लेकिन सपा और बसपा जब नहीं चली तो कांग्रेस कहां से चलेगी, ये भी तो वो सोचेगा, जिसके पास दो लोग ही नहीं है। इसलिए वो मरी हुई हालत में भी जाएगा तो सपा को ही वोट देगा। और देखिए, ये समाजवादी पार्टी क्यों कर रही है, इसका एक आखिरी नुक्ता देके मैं इसको समराइज कर रहा हूं। अखिलेश यादव हो या ममता बानो हो, सब कांग्रेसी धूर्तता से परिचित, सब उसी स्कूल से निकले हैं ना। अखिलेश के बाबू उसी स्कूल से निकले थे, पढ़े थे, तो उनको पता है कि धूर्तता में ये लोग कहाँ हैं। अखिलेश को पता है कि अगर अभी उन्होंने दबाव बनाए रखने में कोई कमी छोड़ी और खुदा न खास्ते 5 राज्यों के चुनाव कांग्रेस के मनमाफिक आ गए, या मान लीजिए कि 5 राज्यों में 3 राज्य या 4 राज्य कांग्रेस जीत गए, तब तो विषधर किसी को अपने अगल बगल भी नहीं बैठने देगा। तब तो वो कहेगा कि अब तो पूरा हमारा है, और तब तो पूरे इंडिया अलायंस पर उसका कब्जा हो जाएगा। इसलिए चाहे बिहार में नीतीश बाबू हो या यूपी में अखिलेश हो, ये दोनों जानते हैं कि कांग्रेस कितनी धूर्त है और कितनी मक्कार पार्टी है, और यह अपने सहयोगियों के साथ क्या क्या कर सकती है। विषधर के बाप ने चंद्रशेखर की सरकार केवल इसलिए गिरा दी थी, केवल इस बिना पर कि 2 दिल्ली पुलिस के सिपाही उसके घर के आगे देखे गए थे। मतलब कितनी बचकानी बात। अगर जासूसी करानी होती चंद्रशेखर को तो वो दिल्ली पुलिस के 2 सिपाही ऐसी अवस्था में भेजते और उसकी जासूसी करवाते। लेकिन वो विषधर का बाप था, उसको सरकार गिरानी थी, उसने गिरवा दी। तो इसलिए अखिलेश हो या नीतीश, ये लोग बहुत संभल के अभी से इन लोगों ने वो दबाव बनाए रखा है कि अगर खुदा न खास्ता रिजल्ट उधर भी आया तो भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी गड़बड़ी न फैला सके। बस इतनी सी बात है, यही प्रपंच है। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने जो कंक्लूजन निकाला है कि कांग्रेस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश में है ये सारे लोग, और
बनाया जा रहा है, लेकिन इस सारी कवायद का एक मामला तो होगा ही कि जो बनने वाला रिश्ता था, यानी जिसके लिए अंगूठी अभी पहना दिया है, तो फिर उसके तो बारात और जयमाल का समय आएगा ही नहीं, क्योंकि रिश्तों में खटास भाव डाल रहा है, तो फिर उसके आगे क्या होगा। तो कुल मिला के ये माना जाए कि इंडी अलायंस नाम का कोई पाणी ग्रहण संस्कार होने वाला नहीं है 2024 में। वो तो जब बन रहा था तभी हम लोगों ने पहले भी ये बात की है कि ऐसा कुछ होने ही वाला नहीं है। ये इंडी अलायंस कुल मिला के क्या है, तीसरा मोर्चा ही है ना। भारत में कभी तीसरा मोर्चा बना, तो उसी तरह भारत में कभी इंडी अलायंस। आप सोचिए मतलब दिल्ली से कन्हैया कुमार लड़ेगा और आम आदमी पार्टी उसको स्वीकार कर लेगी। अभी तो बड़े मसले हैं भाई। कन्हैया कुमार से बड़ा नटवर लाल तो खुद केजरीवाल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मान लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने शुरुआत में ही ये चर्चा शुरू करते समय ही इसीलिए कहा कि हम तो केवल बिहार और उत्तर प्रदेश के 2 उदाहरण ले रहे हैं। अब मामले और फंसाफंसी का ये खेल तो बंगाल में मौजूद है, दिल्ली में मौजूद है, पंजाब में मौजूद है, कहाँ कहाँ नहीं मौजूद है। तो आप जहाँ देखिए वहां मौजूद है। दक्षिण में ये लोग बहुत सुरक्षित थोड़े ना है। एक कर्नाटक को छोड़ दीजिए तो क्या डेंगू मलेरिया कोरोना इनके लिए जगह छोड़ देगा क्या? बिल्कुल सही बात है। और आप जब कह रहे हैं कि जहां देखिए वहां समस्या मौजूद है, बस इंडी अलायंस नहीं कहीं मौजूद है, कुल मिला के बोलू समझ में आता है। तो दर्शक, इस तरीके से जो पलिता इंडी अलायंस के जन्म के समय से ही ग्रहण जो लगा, वो ग्रहण लगातार बलवती होता जा रहा है और लगातार प्रचंड होता जा रहा है। रायते फैल रहे हैं, अलग अलग फ्लेवर के रायते फैल रहे हैं। कहीं बिहार फ्लेवर का रहता है, कहीं उत्तर प्रदेश फ्लेवर का रहता है, कहीं ममता फ्लेवर का रहता है, तो कहीं मान फ्लेवर का रहता है। ऐसे तमाम कमलनाथ जिनके नाम में ही कमल। अच्छा, कुछ टिप्पणियां अखिलेश यादव की इस समय बिल्कुल गजब हो रही हो, करें बताइए। एक बाइट में देख रहा था उनका, उन्होंने कहा कि देखिए उनके तो नाम में ही कमलनाथ है। वो आगे कहना चाह रहे थे कि वो तो बीजेपी के साथ है ना। तो उसके बाद वो कहते कहते सटक गए जवान की है कि चुप रहो चुप रहो चुप रहो। बहरहाल, तो उनकी जबान में आजकल चिरकुट है ना। तो अब सामने वाले चिरकुट है, तो मुझे कई बार ये भी लगता है ना कि हमारे यहाँ मैनेजमेंट में एक पढ़ाई कम्युनिकेशन में पढ़ाई जाती थी, HR मैनेजमेंट में, कि साहब जो है हमेशा एक प्लेटफॉर्म पर जब आप रहते हैं और नाक सीधी किए रहते हैं, तो आप अपने स्तर के बराबर ही पूछ पाते हैं। तो अगर कोई यूं खड़ा होके सामने वाले को चिरकुट कह रहा है, तो वो स्वयं किस प्लेटफॉर्म पर खड़ा है दर्शकों, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। आज की चर्चा के लिए कुल मिला के इंडी अलायंस जन्मने से पहले रिश्ते की अंगूठी जरूर पहना है, महंगा वो मंगनी जरूर हुई है, लेकिन कार्ड वार्ड छप नहीं रहे हैं, छपते हुए दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये बारात न निकलनी थी न निकलेगी। ये मुझे लगता है कि व्यालोक जी के साथ आज की बातचीत का यही हमारे पास जमा हासिल रहा। व्यालोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए। और दर्शकों, अगला जरा टिप्पणी अपनी लिख के इसी वीडियो में बताइए कि व्यालोक जी के साथ आप और कौन सी चर्चाएं इस मंच पर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। हम लोग पूरी तैयारी के साथ खास तौर से बिहारी मसलों पर, बिहारी मसलों पर कुछ चाहें तो उसके लिए भी है हमारे पास मसाला। बिल्कुल बिल्कुल दर्शकों, मुझे लगता है कि व्यालोक जी की ये जो अपील है कि बिहार के सब्जेक्ट आप बताइए, और बाकी जगह तो ही है हमारे पास बात करने के लिए। तो व्यालोक जी को एक बार फिर धन्यवाद देते हुए दर्शकों आप सभी से आज्ञा चाहेंगे। प्रणाम, नमस्कार।